हेलो एवरीवन। आज की हम इसी वीडियो में जानेंगे कि कंपनी लॉ क्या होता है, कंपनी लॉ की डेफिनेशन क्या है। उसके बाद हम ये समझेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी लॉ की। वीडियो के एंड में मैं आपको ये बताऊंगी कि डॉक्ट्रिन ऑफ लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील क्या होता है। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन है कंपनी लॉ के अंदर। अगर आपको ये 3 चीज़ें पता है तो इसका मतलब आपको कंपनी लॉ की बेसिक्स पता है। और मैं आपको बता रही हूँ कि कैरेक्टरिस्टिक्स में जितना मैं कवर करने वाली हूँ उसके अलावा एक भी आपको एक्स्ट्रा कैरेक्टरिस्टिक्स कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक देखिए और कमेंट करके बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। तो आइए हम पढ़ते हैं सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब क्लॉज 20 of Companies Act 2013 says that company means a company incorporated under this act and or under any previous company law। इसका सिंपल मतलब ये है कि देखिए कितनी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन है। कंपनी क्या होती है? एक कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, जो इनकॉर्पोरेट हुई हो इसी एक्ट के अंडर, मीन्स कि जो ये कंपनीज एक्ट है उसके अंदर, या फिर अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, या फिर किसी प्रीवियस जो कंपनी, जैसे कंपनी लॉ 2013 है उसके पहले भी तो कोई कंपनी लॉ होगी ना, उसके अकॉर्डिंग भी अगर कोई कंपनी है तो उसे हम कंपनी ही मानेंगे। तो इस डेफिनेशन में 3 बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। देखिए पहला, कंपनी मीन्स अ कंपनी, कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, मतलब कहाँ से इनकॉर्पोरेट होगा? दिस एक्ट। और क्या? अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ, और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ये हुई आपकी कंपनी लॉ की डेफिनेशन कंप्लीट। आप इसको बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। इसके सेक्शन है 2 सब क्लॉज 20, ठीक है। नाउ अब हम देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कंपनी लॉ की, क्योंकि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और बहुत टेक्निकल नहीं है, बहुत ईजी है समझना इसको। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स ऑफ अ कंपनी। कैरेक्टरिस्टिक मतलब बेसिक से होता है कि कंपनी में किसी भी चीज़ में क्या ऐसी फीचर्स होंगी तो हम उसे कंपनी कहेंगे। तो कंपनी क्या होता है? एक कॉरपोरेट पर्सनैलिटी होता है। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी का मतलब क्या होता है? जैसे कि जुरिस्टिक पर्सन है, ये एक जुरिस्टिक पर्सन है, ठीक है, जुरिस्टिक पर्सन है। कॉरपोरेट पर्सनैलिटी मतलब ये हुआ कि जैसे हम लोग हैं, वी ह्यूमन बींग्स हैं, तो हम लोगों की आइडेंटिटी होती है हमारे बर्थ से। पर ये जो कंपनी होती है ना, इसका कोई बर्थ तो नहीं होता, इसका इनकॉर्पोरेशन होता है। तो कंपनी का जन्म आप समझ सकते हो कि इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी को ही कंपनी का जन्म कहते हैं। और उसके बाद ही जैसे हम लोगों को एक ह्यूमन बीइंग की पर्सनैलिटी मिलती है, तो वैसे ही कंपनी को एक बार इनकॉर्पोरेट होने के बाद उसको कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी मिलती है। तो क्या फ़ायदा है ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से? कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से ये फ़ायदा होता है कि आप हर तरीके के कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने शेयर होल्डर से भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो आपको एक जुरिस्टिक पर्सन के जो राइट्स होते हैं ना, वो सब आपको मिलते हैं कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी के अंदर। इसीलिए कहा जाता है कि कंपनी एक कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होती है। दूसरा ये है कि आर्टिफिशियल पर्सन, मीन्स कि ये जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आर्टिफिशियल पर्सन इसलिए है क्योंकि इसका बर्थ नहीं हुआ है, ये किसी ह्यूमन बीइंग से नहीं जन्मा है, तो किसी एनिमल से भी नहीं जन्मा है। तो आप इसे ये नहीं कह सकते बर्थ या फिर ये एक्चुअल पर्सन है, पर ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। जो भी राइट्स पर्सन के लिए हैं वो इस आर्टिफिशियल पर्सन के लिए भी है। तो थर्ड पॉइंट ये है कि नॉट ए सिटीज़न। ये इसको हम सिटीज़न नहीं कहेंगे इंडिया का। क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि जो सिटीज़नशिप एक्ट 1955 है, सिटीज़नशिप एक्ट 1955 है, वो एक्सप्रेसली एक्सक्लूड करता है कंपनी को एज एन सिटीज़न। मीन्स कि सिटीज़नशिप एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि कंपनी कोई पर्सन नहीं, कंपनी जो है वो कोई सिटीज़न नहीं है। फोर्थ ये है कि कंपनी हैज़ नेशनैलिटी एंड रेसिडेंस। मीन्स कि ऐसा नहीं है कि अब वो सिटीज़न नहीं है तो उसके पास नेशनैलिटी नहीं है या फिर रेसिडेंस नहीं है। जो भी उसका रजिस्टर ऑफ ऑफिस है वही उसका रेसिडेंस माना जाएगा, और उसकी नेशनैलिटी भी होती है, और ये केस लॉ में रिकॉग्नाइज भी किया गया है। फिफ्थ एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन
लिमिटेड लाइबिलिटी, कंपनी इनकॉर्पोरेट करने का एक इंटेंशन मात्र यही होता है कि लाइबिलिटी जो हो शेयर होल्डर्स की वो लिमिटेड हो जाए। ये नहीं कि अगर कंपनी डूबती है तो फिर इतना तो शेयर होल्डर्स के ऊपर ज़्यादा बर्डन आए। तो ये हो कि लिमिटेड लाइबिलिटी हो, मीन्स कि अगर आप लाइबिलिटी शेयर्स के थ्रू ले रहे हैं तो आप शेयर्स के जितना लाइबिलिटी हो गया आपका, अगर आप गारंटी के थ्रू ले रहे हैं तो गारंटी, और अगर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है तो आपको पूरा पे करना होगा। तो कब जो है ये लिमिटेड लाइबिलिटी जो है ख़त्म हो जाती है? नंबर ऑफ मेंबर्स रिड्यूस्ड इन कंपनी कैरीज बिजनेस फॉर 6 मंथ। नंबर ऑफ मीन्स कि अगर आपके, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसको 2 मेंबर्स मिनिमम रखने होंगे, 1 पर्सन कंपनी है तो 1 पर्सन ज़रूर होना चाहिए, वैसे ही पब्लिक कंपनी है तो 7 मेंबर्स ज़रूर होने चाहिए। अगर आपके ये नंबर ऑफ मेंबर्स में रिड्यूस हो रहा है तो आपको क्या करना, 6 मंथ के अंदर अगर आपने ऐड नहीं किए हैं मेंबर्स, तब आपकी ये लिमिटेड लाइबिलिटी ख़त्म होती है और हर जो मेंबर है वो पर्सनली लायबल किया जाएगा। अगर ऐसा है कि इनकॉर्पोरेट किया गया हो इन अनलिमिटेड कंपनी, मीन्स कि कंपनी खुद ही इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे खुद को अनलिमिटेड डिक्लेयर कर रही है। थर्ड ये है कि फॉल्स एंड इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन वाइल इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे आप फॉल्स या इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन देते हैं, मतलब कि आप आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, मतलब एक तरीके से आप फ्रॉड कर रहे हैं। डी में एक्सेप्शन ये है कि प्रोस्पेक्टर डिफेक्ट होता है, डायरेक्टर्स जो है, मीन्स कि अगर आप प्रोस्पेक्टस जो है आपका, आप उसमें डिफेक्ट कर रहे हैं, वो बता कुछ रहे हैं, आपका कंपनी काम कुछ कर रहा है। फेल्स टू पे डिपॉजिट्स, मीन्स कि आपका जो कंपनी के डिपॉजिट्स हैं आप वो नहीं पे कर रहे हैं टाइम पे, तो उस केस में भी एफ क्या है कि फ्रॉड, अगर आप फ्रॉड करते हैं अपने किसी भी क्लाइंट के साथ, किसी के भी साथ, तो उस केस में भी आपकी लिमिटेड लाइबिलिटी ख़त्म हो जाती है और आपको पर्सनली लाइबल किया जाएगा। 6th है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का सिंपल मतलब ये है कि कंपनी अमर होती है, वो कभी भी खुद से, जैसे जो पार्टनरशिप फर्म होता है उसमें क्या होता है कि अगर आपके पार्टनर्स मर जाएंगे तो फिर आपकी कंपनी ख़त्म हो जाएगी, पर आपकी जो पार्टनरशिप फर्म है वो ख़त्म हो जाएगी। लेकिन कंपनी में ऐसा कुछ नहीं होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है। इसका मतलब कि अगर आपके सारे शेयर होल्डर्स भी मर गए तो कंपनी की आइडेंटिटी ऐसी है कि वो हमेशा ज़िंदा रहेगी जब तक कि उसको बाय लॉ ख़त्म ना किया जाए। तो इसको ख़त्म करने के प्रोसेस को वाइंडिंग अप कहते हैं। 7th है कि सेपरेट प्रॉपर्टी। इसमें ये होता है कि कंपनी की जो है ना प्रॉपर्टी वो सेपरेट होती है। आप ये नहीं कि शेयर होल्डर आप ये कहोगे कि ये मेरी प्रॉपर्टी है, जो कंपनी की प्रॉपर्टी है उसको आप अपना कहोगे, और इसमें शेयर होल्डर की प्रॉपर्टी को भी कंपनी अपनी प्रॉपर्टी नहीं कर सकती। जैसे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ही अलग है तो इसकी प्रॉपर्टी अलग है और शेयर होल्डर्स की प्रॉपर्टी अलग है। एज वी नो कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, मीन्स कि अगर आप की पब्लिक कंपनी है तो आपके शेयर जो है फ्रीली ट्रांसफरेबल हैं, तो इसलिए इसको ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स कहते हैं। टू शू और टू बी शूड, कि एक पर्सनैलिटी है तो आप इसको शू भी कर सकते हैं और इसको मतलब इसके खिलाफ केस कर सकते हैं, और ये जो कंपनी खुद है ये भी किसी के खिलाफ केस कर सकती है। 10th ये है कि इसके कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स होते हैं कि अगर पर्सन जब इसे आर्टिफिशियल पर्सन ही आप मान लेते हैं तो इसको कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आपको देने ही होंगे। इसके जो लिमिटेशन ऑफ द एक्ट बाय MOA और AOA, लिमिटेशन जो है ये कंपनी की वो MOA और AOA में होता है। सेपरेट मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत टेक्निकल है ये वाला पॉइंट। देखिए सेपरेट मैनेजमेंट होता है। सेपरेट मैनेजमेंट से क्या होता है ना कि जो कंपनी के जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और मैनेजमेंट जो है दोनों अलग अलग है, तो इससे क्या होता है ना वर्क में इफ़िशिएंसी आती है। ये नहीं कि आप पैसा लगा रहे हैं तो आपको उस पर पूरा ध्यान देना है, आप पूरा मतलब एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क हो जाता है। तो इसमें क्या आप इस पर क्वेश्चन आता है, शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर जो है क्या वो एक ही पर्सन शेयर होल्डर और डायरेक्टर हो सकता है? तो हाँ हो सकता है। क्या शेयर होल्डर और ऑडिटर जो है एक ही इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता है। डायरेक्टर और ऑडिटर क्या एक ही इंसान हो सकता है? नहीं हो सकता। ऑडिटर मस्ट बी एन इंडिपेंडेंट, ऑडिटर को इंडिपेंडेंट होना होगा, तब तो पता चलेगा ना कि आपकी कंपनी लॉ को कंप्लाई कर रही है या नहीं कर रही है। तो इसलिए ऑडिटर का होना बहुत ज़रूरी है, इंडिपेंडेंट। 8 ये है कि वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट, ये एक वॉलेंट्री एसोसिएशन होता है प्रॉफिट के लिए। और टर्मिनेशन बाय वाइंडिंग अप, जैसे आपको बताया मैंने कि टर्मिनेशन इसका वाइंडिंग अप के थ्रू होता है। तो एक इम्पॉर्टेंट डॉक्ट्रिन ये है कि लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, इसको केस लॉ सोलेमन वर्सेस सोलेमन एंड कंपनी लिमिटेड में इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। इसमें ये कहा गया था कि अगर कंपनी के
का जो कॉरपोरेट पर्सनालिटी है उसके अंदर अगर कोई शेयर होल्डर या डायरेक्टर अगर कुछ गलत कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा उसको कंपनी का जो एक सेपरेट पर्सनालिटी वाला फीचर है वो हमेशा उसको प्रोटेक्ट करेगा। अगर लॉ को कभी भी लगता है कि आपने गलत किया है, इस पर्दे के पीछे आप कुछ गलत कर रहे हैं, तो आपको वो पर्दे को हटाया जाएगा। उस पर्दे को हटाने को ही बोलते हैं लिफ्टिंग ऑफ कॉरपोरेट व्हील। मीन्स कि जो कॉरपोरेट पर्सनालिटी, सेपरेट पर्सनालिटी का जो एक पर्दा है उसको हटा करके अंदर का जो ऑफेंडर है उसको पकड़ा जाएगा। तो सेक्शन 7 सब क्लॉज 7, सेक्शन 251 सब क्लॉज 1 एंड 339 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 अलाउ करता है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील इन केस ऑफ फ्रॉड एंड डिसऑनेस्ट यूज। केस जो केस है, केस लॉ है, मतलब कि कौन से केसेस में जो है लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील हो सकता है। तो पहला रिडक्शन ऑफ मेंबरशिप है, मिसरिप्रेजेंटेशन इन प्रॉस्पेक्टस है, फेलियर टू रिफंड एप्लीकेशन मनी है, मिसडिस्क्रिप्शन ऑफ कंपनीज नेम है, अल्ट्रा वायरस एक्ट है, फ्रॉडुलेंट कंडक्ट है, लाइबिलिटी अंडर अदर स्टैट्यूट। तो इसी के साथ हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एंड डॉक्ट्रिन और डेफिनेशन ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग शेयर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।